फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल द रियल एजुकेशन हब। फ्रेंड्स, आज हम मनोविज्ञान के प्रमुख वाद लेकर आए हैं जो बहुत सारे प्रश्न इसमें से पूछे जाते हैं और बहुत ही उपयोगी है। पहला वाद है हमारा संरचनावाद। 1889 लिपजिंग में प्रथम प्रयोगशाला स्थापित किया है। इसको विलियम वुड ने प्रथम प्रयोगशाला संरचनावाद के लिए स्थापित किया था लिपजिंग में, ये याद रखिएगा। और टिचनर ने इसको आगे बढ़ाया है। इसका जो मेन पॉइंट है संरचनावाद का, इसका जो है विलियम वुड ने इसकी प्रयोगशाला स्थापित किया था और टिचनर ने इसको जो है संरचनावाद को आगे बढ़ाया था। और हमारा दूसरा वाद है प्रकार्यवाद। प्रकार्यवाद या क्रियावाद। प्रकार्यवाद के प्रवक्ता विलियम जेम्स थे, जो डार्विन के प्रकाशवाद सिद्धांत से प्रभावित थे। जॉन डेवी, थॉर्नडाइक, कैटल और वुडवर्थ इसके समर्थक रहे। तो फ्रेंड्स, पेपर अब जल्दी ही होने वाले हैं, इसलिए हम बहुत शॉर्ट में आप लोगों के लिए लेकर आए हैं, जिससे आपका रिवीजन हो जाए और आप अच्छे से समझ सकें। और जैसे ही इस तरह के क्वेश्चन आपके पास आए, आप तुरंत उसका बिना किसी कंफ्यूजन के आंसर दे सकें। तो प्रकारवाद के प्रवक्ता, ऐसे भी क्वेश्चन बन सकता है, प्रकारवाद के प्रवक्ता कौन थे? तो ये अच्छे से याद रखना है कि प्रकारवाद या क्रियावाद दोनों चीजें एक ही हैं। कंफ्यूज नहीं होना कि प्रकारवाद क्या है और क्रियावाद क्या है। तो ये दोनों चीजें एक हैं। अगर प्रकारवाद आता है तब भी प्रकारवाद की प्रवक्ता कौन है, तो तब भी हमें लिखना है विलियम जेम्स। और अगर आता है क्रियावाद की प्रवक्ता कौन है, तब भी हमें लिखना है विलियम जेम्स। इसका राइट आंसर विलियम जेम्स ही होगा। और प्रकारवाद का सिद्धांत किससे प्रभावित था? तो ये जो है डार्विन के प्रकाशवाद सिद्धांत से प्रभावित था। जॉन डेवी, थॉर्नडाइक, कैटल और वुडवर्थ इसके समर्थक रहे हैं। ये इस तरह के क्वेश्चन भी आ जाता है, क्रियावाद के समर्थक कौन थे? कई बार पूछा गया हुआ है क्वेश्चन, तो अच्छे से याद रखिएगा। क्रियावाद बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके समर्थक जॉन डेवी, थॉर्नडाइक, कैटल और वुडवर्थ इसके समर्थक रहे हैं। और हमारा अगला वाद है व्यवहारवाद। व्यवहारवाद, इसके समर्थक जीन वी वाटसन, इसको आगे बढ़ा स्किनर ने। व्यवहारवाद के समर्थक जो है, प्रवर्तक इसके जो है जीन वी वाटसन थे, और इसको जो है आगे बढ़ा स्किनर ने। आपने भी पढ़ा होगा स्किनर का सिद्धांत, वाटसन का सिद्धांत। तो इन्होंने व्यवहारवाद पे कि व्यवहार का सिद्धांत कैसे होता है, इसका जो है व्यवहारवाद के इसको आगे बढ़ा स्किनर ने इसको। और अगला है हमारा समग्रवाद। समग्रवाद जो है गेस्टाल्ट जर्मन भाषा का शब्द है। इसके प्रवर्तक कर्ट लेविन, कर्ट कोफ्का, कोहलर, मैक्स वादाइमर हैं। तो समग्रवाद इसको जो है गेस्टाल्टवाद भी कहते हैं। जर्मन शब्द का गेस्टाल्ट का जर्मन शब्द है। और इसके प्रवर्तक कर्ट लेविन भी हैं, कोहलर हैं, ये सब इसके प्रवर्तक हैं। और हमारा अगला है मनोविश्लेषणवाद। ये भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। फ्रेंड्स, हम जो इम्पोर्टेंट है वही चीजें लेके आए हैं आपके लिए। ऐसा नहीं कि हम कुछ भी आपको पढ़ा रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, आपके लिए, वही चीजें हम लेकर आए हैं। तो हमारा है मनोविश्लेषणवाद। मनोविश्लेषणवाद के जनक विनिज हैं और सिगमंड फ्रायड ने इसको आगे बढ़ाया है। सिगमंड फ्रायड का, विनिज का काफी आता है क्वेश्चन इसमें, लेकिन आपको अच्छे से ये चीज अच्छे से याद रखना है। मनोविश्लेषणवाद जो है ऐसा भी आता है, मनोविश्लेषणवाद के जनक कौन है, क्वेश्चन आके बन के आ जाता है। तो इसको अच्छे से क्लियर, सिगमंड फ्रायड के बारे में हमने बहुत पढ़ रखा है, लेकिन हमें ये पता होना चाहिए कि इसके जनक लेकिन विनिज हैं और इसको आगे सिगमंड फ्रायड ने पढ़ाया है। क्लियर? और सबसे इंपॉर्टेंट है संज्ञानात्मक सिद्धांत। संज्ञानात्मक सिद्धांत के प्रवर्तक जीन प्याजे हैं। इनका जन्म 9 अगस्त 1896 को स्विट्जरलैंड में हुआ था। तो ये क्वेश्चन भी आएगा
कि संज्ञानात्मक सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है, तो जीन पियाजे हैं, या फिर इस तरह से आ जाएगा कि जीन पियाजे किस सिद्धांत के प्रवर्तक हैं। तो अच्छे से हमें क्लियर होना चाहिए कि जीन पियाजे संज्ञानात्मक सिद्धांत के प्रवर्तक हैं। या और क्वेश्चन भी ये भी हो सकता है कि जीन पियाजे का जन्म कहाँ हुआ था। जीन पियाजे का जन्म स्विट्जरलैंड में हुआ था। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। 9 अगस्त 1896 में स्विट्जरलैंड में हुआ था। और इनका संज्ञानात्मक विकास क्या है, इसके बारे में भी थोड़ा थोड़ा समझ लेते हैं। जीन पियाजे ने बौद्धिक विकास को 4 स्तरों में बांटा है। बौद्धिक विकास को जीन पियाजे ने 4 स्तरों में बांटा है। इन्होंने बौद्धिक विकास के बारे में ही बताया है। फर्स्ट है संवेदनात्मक गामक अवस्था, जन्म से 2 वर्ष। ऐसा भी क्वेश्चन है, तो जीन पियाजे ने बौद्धिक विकास को कितने स्तरों में बांटा है, तो जो है इसका ऐसे क्वेश्चन आएगा 2 भागों में, 3 भागों में, 4 भागों में। तो आपका राइट आंसर होना चाहिए 4 भागों में बांटा है। और कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं, संवेदनात्मक गामक अवस्था जन्म से 2 वर्ष को किसने बताया है, तो इसको जीन पियाजे ने बताया है। बौद्धिक विकास के 4 स्तर हैं। पहला है संवेगात्मक गामक अवस्था, जन्म से 2 वर्ष। जन्म से 2 वर्ष तक बच्चे संवेग के आधार पर ही कार्य करते हैं। और दूसरा है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष होती है। और तीसरा है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, 7 से 12 वर्ष तक होती है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था मतलब जो उनके सामने रहता है उसको देख के वैसे ही क्रिया करना, 7 से 12 वर्ष में होती है। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 11 से 15 वर्ष। क्लियर? 4 है संवेदात्मक गामक अवस्था, जन्म से 2 वर्ष। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 12 वर्ष। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 11 से 15 वर्ष। तो जीन पियाजे ने बौद्धिक विकास को 4 स्तरों में बांटा है। इतना आप लोगों को क्लियर हो गया? अब हमारा आगे सिद्धांत आता है वृद्धि व विकास के मूल सिद्धांत। वृद्धि और विकास का जो मूल सिद्धांत है उसको किसने किसने प्रतिपादित किया है, कौन कौन है इसमें? पहला है जीन पियाजे का संज्ञानात्मक सिद्धांत। इसमें है वृद्धि और विकास के जो मूल सिद्धांत है उसमें पहला जीन पियाजे का संज्ञानात्मक सिद्धांत, जो अभी हमने आपको बताया है। दूसरा है कोहलर वर्ग का सिद्धांत। और तीसरा है मनोलैंगिक विकास, ये सिद्धांत फ्रायड का है। और चौथा है चोम्स्की का भाषा विकास का सिद्धांत। रास के अनुसार विकास की प्रमुख अवस्थाएं कितनी हैं? तो रास के अनुसार विकास की प्रमुख अवस्थाएं 5 हैं। आज से क्वेश्चन बहुत आता है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको बस 5 लिखना है। अच्छे से क्लियर रखना है कि रास के अनुसार विकास की प्रमुख अवस्थाएं 5 हैं। हमने वो अवस्थाएं कौन कौन सी वो नहीं दिए, सिर्फ यही बताया 5 हैं। काल नसिक के अनुसार विकास की अवस्थाएं 10 हैं। प्रचलित सामान्य विकास की अवस्थाएं 8 हैं। फ्रायड के अनुसार मानव विकास की विभिन्न अवस्थाएं, ये बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है कि फ्रायड के अनुसार मानव विकास की कितनी अवस्थाएं हैं। तो फ्रायड के अनुसार मानव विकास की अवस्थाएं 5 हैं। अच्छे से याद रखिएगा। और पियाजे के अनुसार मानव विकास की अवस्थाएं कितनी हैं? तो जीन पियाजे के अनुसार मानव विकास की अवस्थाएं 4 हैं। फ्रायड की 5 है और पियाजे की 4 हैं। ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन बहुत बनते हैं। व्यक्तिगत भिन्नता का उल्लेख सर फ्रांसिस डाल्टन ने 1869 में अपनी पुस्तक हेरिडेटी जीनियस में किया था। व्यक्तिगत विभिन्नता के बारे में उन्होंने बताया था। अब हम लेके आए हैं राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005, जो हमारे सिलेबस में है और इससे क्वेश्चन आते भी हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है ये।
राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 में विद्यार्थियों को शैक्षिक अनुभव देने एवं उनके व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास के लिए शिक्षकों को 3 कार्य सुनिश्चित किए हैं। वो 3 कार्य कौन कौन से हैं? पहला कार्य विद्यार्थियों को शैक्षिक अनुभव प्रदान करना, अर्थात शिक्षण कार्य करना। शिक्षक का पहला कार्य है विद्यार्थियों को शिक्षण कार्य करना, उनको शैक्षिक अनुभव प्रदान करना। ये तो समझ में आ ही रहा होगा। दूसरा है शिक्षणोपरांत विद्यार्थियों की अधिगम प्रगति का मूल्यांकन करना, उनकी अधिगम संबंधी कठिनाइयों को ज्ञात करना एवं उनका निराकरण करना। हम शिक्षण तो करा रहे हैं, लेकिन हमें ज्ञात कैसे होगा कि आखिर उनको जो हम पढ़ा रहे हैं, जो हम उनको अधिगम करवा रहे हैं, उन तक पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा। या पहुंच रहा है तो उनको कौन सी कठिनाइयां हो रही हैं और उनको कठिनाइयों को कैसे दूर किया जाएगा, कहाँ पे बच्चा कैसा है, किसका स्तर कैसा है, उस हिसाब से हमको उनको पढ़ाई शिक्षणोपरांत विद्यार्थियों को अधिगम प्रगति का मूल्यांकन करना चाहिए। दूसरा कार्य है उनकी अधिगम संबंधी कठिनाइयों को ज्ञात करना एवं उनका निराकरण करना। उनके अधिगम में क्या क्या कठिनाइयां आ रही हैं, उनको जानकर उनका निराकरण करना एक शिक्षक का कार्य होता है। और तीसरा कार्य है शैक्षिक समस्याओं के निराकरण तथा शिक्षा के विकास हेतु शोध कार्य करना। जैसे शैक्षिक समस्याओं के निराकरण तथा शिक्षा के विकास, आखिर कैसे करें कि शिक्षा का विकास अच्छा हो, बच्चे ज्यादा अधिगम कर सके, इस पर शोध कार्य करना भी एक शिक्षक का कर्तव्य होता है। तो ये 3 कार्य हैं शिक्षकों के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 के अनुसार। शिक्षण एक ऐसा संबंध है जो बालक की समस्त शक्तियों को विकसित करने में सहायता करता है। शिक्षण एक ऐसा संबंध है जो बालक की समस्त शक्तियों को विकसित करने में सहायता करता है। तो ये कथन जो है W.H. रायबर्न का है। अच्छे से इस तरह के क्वेश्चन बहुत आते हैं पेपरों में। 1-2 क्वेश्चन तो यहाँ से ले ही लिए जाते हैं। शिक्षण क्या है और क्या किसका क्या कथन है, इस तरह के क्वेश्चन बहुत आते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखिए। शिक्षण अधिगम हेतु उद्दीपन, मार्गदर्शन तथा दिशाबोध है। उद्दीपन अच्छे से जो मनोविज्ञान के छात्र हैं उनको पता ही होगा उद्दीपन क्या है। मार्गदर्शन तथा दिशाबोध, बच्चों को किस दिशा में जाना है, किस दिशा में लेकर जाना है जिससे उनका सर्वांगीण विकास हो। ये कहा है बर्टन ने कहा है चीज। शिक्षण क्रिया इस प्रकार संपन्न की जाती है कि छात्र के व्यवहार में वांछित परिवर्तन हो सके। यह कथन क्लार्क का है। शिक्षण इस प्रकार संपन्न की जाए, शिक्षण इस प्रकार किया जाए कि बच्चे उससे क्या सीख रहे हैं, क्या नहीं सीख रहे हैं, वो हमें परिवर्तन दिखाई पड़े। जैसे कोई बच्चा है लिखना नहीं जान रहा है, लेकिन वो शिक्षण कर रहा है, अच्छा नहीं पहचान रहा है, लेकिन जब हम उसको शिक्षण करा रहे हैं, उसका अधिगम करवा रहे हैं, तब वो धीरे धीरे अक्षरों को पहचानने लगा, थोड़ा थोड़ा वो अक्षरों को लिखने लगा, समझने लगा। तो ये वांछित परिवर्तन अगर हमें दिख रहे हैं तो मतलब कहा जा सकता है कि शिक्षण क्रिया सकारात्मक रूप में हो रही है। ये कथन क्लार्क का है, ये भी अच्छे से याद रख लीजिएगा। शिक्षण अधिक परिपक्व व्यक्ति एवं कम परिपक्व व्यक्ति के मध्य एक घनिष्ठ संपर्क है जिसके द्वारा कम परिपक्व व्यक्ति में शिक्षा का विकास किया जा सके। H.C. मॉरिसन का है ये कथन कि शिक्षण अधिक परिपक्व व्यक्ति यानी टीचर, अधिक परिपक्व टीचर, उसको ज्यादा पता है, वो अधिक परिपक्व है, एवं कम परिपक्व व्यक्ति यानी कि छात्र, बालक, दोनों के बीच में घनिष्ठ संपर्क होता है। शिक्षक शिक्षण करवाता है, अधिगम करवाता है, उसके बाद कम परिपक्व व्यक्ति में शिक्षा का विकास किया जा सके, जिससे बच्चे को हो उसको जो है शिक्षा का विकास किया जा सके, उसका विकास हो। तो ये कथन H.C. मॉरिसन का है।
समझ में आ रहा? शिक्षण क्रियाओं की वह व्यवस्था है जो अधिगम के लिए की जाती है। B.O. स्मिथ ने कहा है इसको। शिक्षण वह क्रियाओं की वह अवस्था है जो अधिगम के लिए की जाती है। शिक्षण क्रियाओं जैसे वो क्रियाएं जैसे लिखवाना बच्चों से और वो करवाना, पठन करवाना, उनको चार्ट बना के दिखाना, जो भी हम लोग करते हैं टीचिंग में, वो सारी क्रियाएं करवाते हैं बच्चों से और हम खुद करते हैं और वो उसके बाद उनका अधिगम होता है। वही जो है वही चीज इन्होंने कहा, B.O. स्मिथ ने कहा है। अब ऐसा है कि 2005 के अनुसार शिक्षण की प्रकृति क्या है, ये चीज याद रखना है कि ये 2005 की जो आई है पाठ्यचर्या उसके हिसाब है। पहला है एकांगी प्रक्रिया है। शिक्षण की प्रकृति जो है एकांगी है, शिक्षक ही शिक्षण करवाता है। शिक्षण एक सामाजिक प्रक्रिया है, दूसरा है इसका। और तीसरा है त्रिक तत्व निहित है, शिक्षक, छात्र, पाठ्य पुस्तक, ये 3 तत्व शिक्षण में निहित हैं। शिक्षण की प्रकृति में कहा गया है शिक्षक होना चाहिए, बालक होना चाहिए, बालक को कौन सी पाठ्य पुस्तक या कौन सा सिलेबस पढ़ाना है, ये 3 तत्व निहित होते हैं तभी शिक्षण माना जाता है। शिक्षण का मुख्य केंद्र बिंदु है अधिगमकर्ता। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि शिक्षण का मुख्य केंद्र बिंदु कौन है, शिक्षक है, बालक है, अधिगमकर्ता है, कौन है? तो इसका राइट आंसर है बालक या अधिगमकर्ता ही शिक्षण का केंद्र बिंदु है। उसको जो कुछ भी क्लास में, स्कूल में, कुछ भी कहीं पे भी पिकनिक में सिखाया जाता है तो उसका मुख्य केंद्र बिंदु अधिगमकर्ता है। ये चीज आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिए। शिक्षण सौद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है। शिक्षण का एक उद्देश्य है, वो उद्देश्य है बालक का सर्वांगीण विकास करना। और यह प्रक्रिया एक उद्देश्य लेकर चलती है कि बालक का सर्वांगीण विकास हो, जिससे वो आगे चलकर आगे बढ़े, उसका हर तरह से विकास हो, यही इसका मुख्य उद्देश्य है। तो ये प्रक्रिया शिक्षण एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है। शिक्षण विकासात्मक होता है, जो हम शिक्षण करवाते हैं वो विकासात्मक होता है। ऐसा नहीं है कि हम शिक्षण करवा रहे हैं तो वापस लौट रहा है, उसका विकास होना है। आज बच्चा कुछ सीख रहा है, आज बच्चा चलना सीख रहा है, आज बच्चा अक्षर एक अक्षर लिखना सीख रहा है, 6 महीने बाद वो अक्षर मिला के लिखना सीख जाता है, तो उसका विकास होता है, दिन प्रतिदिन उसका विकास ही होता है। तो शिक्षण का जो है, शिक्षण की प्रकृति विकासात्मक होती है। 7वां नंबर है शिक्षण कला और विज्ञान दोनों है। बहुत होता है कि शिक्षण कला है, शिक्षण विज्ञान है, क्या है? तो शिक्षण कला और विज्ञान दोनों है। इस तरह के क्वेश्चन भी आते हैं कि शिक्षण क्या है, शिक्षण कला है, तो हाँ शिक्षण कला है। शिक्षण विज्ञान है, हाँ शिक्षण विज्ञान है। शिक्षण कला और विज्ञान दोनों है, इसका राइट आंसर है। शिक्षण द्विमुखी प्रक्रिया है। छात्र, अधिगमकर्ता और शिक्षक, ये शिक्षण जो है दो मुखी प्रक्रिया होती है। शिक्षण प्रक्रिया निरीक्षण और मापन योग्य होती है। एक 9वां पॉइंट है, शिक्षण प्रक्रिया निरीक्षण और मापन योग्य होती है। शिक्षण प्रक्रिया को हम निरीक्षण कर सकते हैं, मूल्यांकन कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं कि कल हाँ बच्चा ये चीज नहीं कर पा रहा है, इस क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पा रहा था, नहीं समझ पा रहा था, लेकिन आज वो समझ रहा है, आज वो मैथ के पेपर सॉल्व कर रहा है, आज वो देख रहा है, तो उसको मापन किया जा सकता है कि कल ये ऐसा नहीं कर पा रहा था, आज कर पा रहा है, और कैसे, मतलब कितना मापन, कितना उसका विकास हुआ है, कितना उसका शिक्षण किया गया है। तो ये चीज जो है मापा जा सकता है और उसका निरीक्षण किया जा सकता है। शिक्षण सकारात्मक विज्ञान है। अभी हमने बताया ना कि शिक्षण विज्ञान है, कला है, तो शिक्षण विज्ञान है तो कैसा विज्ञान है? तो शिक्षण एक सकारात्मक विज्ञान है। ये शिक्षण कोई नकारात्मक विज्ञान नहीं है, ये सकारात्मक विज्ञान है। शिक्षण के प्रमुख कार्य,
शिक्षण के प्रमुख कार्य कौन कौन से हैं और कितने हैं। ऐसा भी आ जाता है क्वेश्चन में कि शिक्षण के प्रमुख कार्य कितने हैं। तो शिक्षण के प्रमुख कार्य 2 हैं। उसमें आएगा 2, 4, 3, 5 ऐसे क्वेश्चन में आएंगे। तो आपको अच्छे से याद रखना है शिक्षण के प्रमुख कार्य जो है, प्रमुख कार्य तो बहुत है, अगर कार्य करके आए तो बहुत सारे कार्य हैं, लेकिन प्रमुख कार्य सिर्फ 2 हैं। और वो कार्य कौन कौन से हैं? नंबर 1 है सामान्य कार्य, नंबर 2 है विशिष्ट कार्य। तो सामान्य कार्य शिक्षण में होता है, तो सामान्य कार्य वही होता है कैसे लिखना है, कैसे पढ़ाना है, वो चीज। और विशिष्ट कार्य कौन से है? निदानात्मक, उपचारात्मक और मूल्यांकन। ये 3 कार्य जो है विशिष्ट कार्य में आता है। शिक्षण के स्तर कितने हैं? ये क्वेश्चन भी आता है कि शिक्षण के स्तर कितने हैं। 1 स्तर, 2 स्तर, 3 स्तर, 4 स्तर, कितने स्तर हैं? तो शिक्षण के 3 स्तर हैं। अच्छे से नोट कर लीजिए आप लोग। स्मृति स्तर, अवबोध स्तर, विमर्शी चिंतन स्तर। अगर आप लोगों को इसका पीडीएफ चाहिए तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, हम इसका पीडीएफ भी अवेलेबल करवा सकते हैं। तो शिक्षण के स्तर 3 हैं, स्मृति स्तर, अवबोध स्तर, विमर्शी चिंतन स्तर। शिक्षण आव्यूह, शिक्षण आव्यूह कौन कौन से होते हैं? प्रभुत्ववादी शिक्षण आव्यूह, प्रजातांत्रिक शिक्षण आव्यूह। 2 शिक्षण आव्यूह हैं। प्रभुत्ववादी कि शिक्षणकर्ता जो है वो ही, उसका ही प्रभुत्व हो, तो वो जो है वही जो शिक्षक जो सिखाए बस वही आव्यूह। ऐसा भी होता है कि बच्चे एकदम शांत रहते हैं और शिक्षक उनको पढ़ाता रहता है, शिक्षक उनको समझाता रहता है। एक वो आव्यूह होता है व्यूह मतलब कैसे हमें कौन सी शिक्षा किस बच्चों के लिए कैसी शिक्षा देनी है। और दूसरी है प्रजातांत्रिक शिक्षा, जिसमें जो है शिक्षक पढ़ाता है, बीच बीच में बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं, शिक्षक उनके उपचार करता है, उनका निदान करता है, उन क्वेश्चन का विचार विमर्श बीच में होता है। कोई प्रश्न आ जाता है जिसमें बच्चे सोचने लगते हैं कि हाँ प्रश्न पूछते हैं, तो वो चीजें होती है। कोई बच्चों से पूछता है कि आखिर इसका उदाहरण बताओ, क्या उदाहरण हो सकता है, तो उसमें प्रजातांत्रिक प्रक्रिया होती है। इसमें छात्र और शिक्षक, पूरी क्लास भी सम्मिलित होती है और शिक्षक भी सम्मिलित रहता है, तो वो प्रक्रिया प्रजातांत्रिक शिक्षण आव्यूह है। और जिसमें सिर्फ शिक्षक बोलता है और बच्चे सिर्फ चुपचाप सुनते हैं, वो प्रभुत्ववादी शिक्षण आव्यूह है। तो छोटे बच्चों में तो अक्सर करके प्रजातांत्रिक शिक्षण व्यवस्था ही आव्यूह ही शिक्षक लागू करते हैं, जिससे दोनों का पठान न उत्पन्न हो, दोनों का वार्तालाप बना रहे। शिक्षण सूत्र अथवा सिद्धांत। शिक्षण सूत्र के बारे में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, इसमें से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। जितनी चीजें हम आपको बता रहे हैं सारी चीजें इम्पोर्टेंट ही हैं। जिन्होंने एक बार भी पेपर दिया होगा वो समझ सकते हैं कि ये चीजें कितनी इम्पोर्टेंट हैं। पहला है शिक्षण सूत्र या शिक्षण सिद्धांत। इसमें कंफ्यूज मत होना कि शिक्षक मैम ने शिक्षण सूत्र बता दिया है तो ये सिद्धांत कहाँ से आ गया। तो शिक्षण सूत्र और सिद्धांत दोनों में से कोई भी एक शब्द लिख के आएगा तो इसका मतलब हमसे यही पूछा जा रहा है। पहला है ज्ञात से अज्ञात की ओर। ज्ञात बच्चे को सामने दिखाया जाता है, कुछ भी ये छोटा है बड़ा है, सामने ज्ञात मूर्त रूप में दिखाया जाता है। ज्ञात उसको क्या पता है, कितना पता है, उसको कितना जानता है, ये हम शिक्षक जान लेते हैं कि हाँ इसको इतना पता है। अब इसके बाद इसको ए बी पता है लेकिन सी डी इसको नहीं आता है, तो हम जान लेते हैं कि इसको ए बी तो पता है लेकिन हमें सी डी ई एफ इसकी तरफ लेके जाना है इसको। तो ज्ञात उसको ए बी से शुरू करेंगे, ए बी से शुरू करके फिर सी डी ई एफ जी पूरा ए बी सी डी, ये छोटा आ बड़ा से छोटा आ बा स्वर आते हैं व्यंजन नहीं आते तो हम उसको सिखाना शुरू करेंगे स्वर से ही, स्वर से सिखा के फिर व्यंजन तक लेके जाएंगे। तो ज्ञात से अज्ञात की ओर जो है ये शिक्षण का सिद्धांत है, पहला सिद्धांत। दूसरा है सरल से जटिल की ओर। बच्चे को
सरल चीजें पहले सिखाते हैं, आसान चीजें जो वो कर सकता है, उसके बाद उसको कठिन की ओर लेके जाते हैं। पहले उसको सरल सरल करवाएंगे जिससे उसके अंदर इंटरेस्ट उत्पन्न हो। जब इंटरेस्ट हो जाएगा तो वो धीरे धीरे कठिन चीजें भी करना शुरू कर देगा। तो दूसरा सिद्धांत जो हमारा है वो सरल से जटिल की ओर की सिद्धांत है। और तीसरा है अनिश्चित से निश्चित की ओर। अनिश्चित से निश्चित की ओर कि हमें क्या सिखाना है। जैसे कोई एक कई सारी चीजें हैं, हमें निश्चित अनिश्चित रहता है, उसके बाद हमको उसको निश्चित की ओर लेके जाते हैं कि नहीं हमें यही सिखाना है, इसको यही इसी विषय पे हमको पढ़ाना है। पहले हम उससे कहानियां पूछते हैं, प्रश्न पूछते हैं, ऐसे करते हैं कि बच्चा कंफर्टेबल महसूस हो। उसके बाद फिर हम उसको जिस टॉपिक पे जो हमारा जो है सिलेबस है, जो हमको पढ़ाना है, जो उसका विकास करना है, उसकी तरफ उसको लेके जाते हैं। तो अनिश्चित से निश्चित की ओर पहले हम जानने की कोशिश करते हैं कि बच्चे का क्या पसंद है, कितना उसको आता है। तो ये चीजें करके तब फिर हम उसको निश्चित की ओर लेके जाते हैं कि उसको क्या पढ़ाना है, वो चीज बताते हैं। मूर्त से अमूर्त की ओर। मूर्त चीजें चौथा नंबर है। मूर्त चीजें हैं कि जो है कौन सी चीजें उसको सामने है, सामने उसको दिखाई दे रहे हैं। अब वो तो तुरंत ही थोड़ी ना अमूर्त चीजों के बारे में समझ जाएगा। पहले हम उसको बताते हैं ये मूर्त है, ये बनाना है, ये एप्पल है, ये हम दिखाते हैं, हम समझाते हैं। वो उसके समाज में वो जहाँ रहता है वो क्या क्या चीजें देखता है, वो देखता है। उसको देखने के बाद उसके बाद फिर हम उसको अमूर्त की ओर लेके जाते हैं। जो सामने नहीं है उसके बारे में उसको समझाने की कोशिश करते हैं। तो मूर्त की अमूर्त की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर, ये चौथा सिद्धांत है हमारा। पांचवा है प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर। वही चीज है मूर्त अमूर्त, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष जो सामने है, अप्रत्यक्ष जो मैं सामने नहीं ही कल्पना करके उसको बताना है हमें। विशिष्ट से सामान्य की ओर। विशिष्ट से सामान्य की ओर ये हमारा छठा सिद्धांत है। और सातवां है विश्लेषण से संश्लेषण की ओर। पूर्ण से अंश की ओर। पूर्ण से अंश की ओर मतलब कि ये पूर्ण है कोई चीज, उसका छोटा भाग हमें बताना है। एक चीज है, कई सारी चीजें उसको पढ़ाया जा रहा है। पहले क्लास में होता है ज्यादा सब्जेक्ट पढ़ाई जाती हैं, फिर धीरे धीरे करके हाई स्कूल इंटर तक आते आते धीरे धीरे हमारे सब्जेक्ट कम होती जाती हैं। फिर एमए में तो आके एक ही सब्जेक्ट को हमको उस पर ही अध्ययन करना है, उसके बारे में पढ़ाई करनी है। तो ये है पूर्ण से अंश की ओर। 8 सिद्धांत हैं हमारे शिक्षण सूत्र के। 8 सिद्धांत हैं और ये 8 सिद्धांत बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के 4 सोपान कौन कौन से हैं? शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के सोपान कितने हैं? 4 सोपान हैं। ये क्वेश्चन भी आता है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के कितने सोपान हैं, तो इसके 4 सोपान हैं, अच्छे से याद रखिएगा। पहला है नियोजन प्लानिंग, दूसरा है संगठन ऑर्गेनाइजेशन, तीसरा है अग्रसरण लीडिंग, चौथा है नियंत्रण कंट्रोलिंग। तो 4 सोपान है प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, लीडिंग और कंट्रोलिंग। पहला नियोजन। कार्य विश्लेषण, शिक्षण उद्देश्यों की पहचान, अधिगम उद्देश्यों का निर्धारण। इसके जो कार्य है नियोजन के, नियोजित करना, शिक्षण कैसे हमको नियोजित करना है क्लास में जाके, ये 2005 की ही हिसाब से हम बता रहे हैं। पहला है कार्य विश्लेषण। कार्य विश्लेषण कि बच्चों को कैसे पढ़ाना है, कैसे हमारा लेसन प्लान है, कैसे हमको उनको पढ़ाना है और वो बच्चे कैसे क्या कर रहे हैं, उनका अधिगम कैसे हो रहा है, इसका विश्लेषण करना। शिक्षण उद्देश्यों की पहचान दूसरा है। तो हमें कौन कौन से उद्देश्य हैं, हमारे क्या उद्देश्य है, क्या समझाना है, आज हमारा प्रकरण क्या है बच्चों को समझाने के लिए, तो उसका उद्देश्य क्या है वो सोच के, वो निर्धारित करके तब हमें शिक्षण का नियोजन करना चाहिए।
कि आज हमें जैसे राष्ट्रीय चिन्हों के बारे में हमें बच्चों को पढ़ाना है, तो हमें अच्छे से ये हमारा उद्देश्य होना चाहिए कि आज बच्चों को हम राष्ट्रीय चिन्हों के बारे में बताएंगे और बच्चे अधिगम करके राष्ट्रीय चिन्हों के बारे में जान जाएं। ये हमारा उद्देश्य होना चाहिए, उस प्रकरण का उद्देश्य है। और तीसरा है अधिगम उद्देश्यों का निर्धारण। अधिगम कितने % हमारे बच्चे अधिगम कर रहे हैं, कितना समझ पाएंगे, कितना नहीं समझ पाएंगे, तो हमें पुनरावृत्त प्रश्न पूछने होंगे। कैसे उनका उद्देश्य अधिगम जो हमारा है कि हमको अधिगम करवा के राष्ट्रीय चिन्हों को उनको समझाना है, राष्ट्रीय चिन्ह उनको समझ में आना चाहिए, लेकिन उसको हमको कैसे करना है, बच्चों में अधिगम किस हिसाब से करना है, कहाँ प्रश्न पूछने हैं, कहाँ हमको उनको बताना है, कहाँ कहानियां सुना के बताना है, कहाँ कैसे बताना है, तो इसका निर्धारण जो है करना चाहिए। ये नियोजन में आता है, 3 कार्य नियोजन के हैं। दूसरा है संगठन। अधिगम स्रोतों को संगठित करना। अधिगम स्रोतों को संगठित करना जैसे प्रश्न पूछना बच्चों से, हमने उनको सिखाना है आज वही राष्ट्रीय चिन्हों के बारे में, तो उसको हमको कैसे कहाँ से उनको कैसे समझाएंगे, तो हमें राष्ट्रीय चिन्ह का एक लेके आएंगे, चार्ट लेके आएंगे, बच्चों को बताएंगे कि अपने घर से एक राष्ट्रीय चिन्ह का झंडा बना के लेके आना है, या कुछ भी लेके आना है, उनको गृह कायदे देंगे ऐसा कुछ, और हम लेके आएंगे उनको कैसे समझाना है, या 15 अगस्त पे कैसे हम लोग झंडा फहराते हैं, इस तरह की चीजें उनको जो है कैसे समझाना है। ये अधिगम स्रोत कहाँ से लाने हैं, कहाँ से हमें चार्ट पेपर का यूज, टेलम का यूज कहाँ करना है, कहाँ प्रश्न करना है, इन सब चीजों का निर्धारण करना जो है संगठन कहलाता है। अधिगम व्यवस्थापन का क्रियान्वयन करना और उन स्रोतों को संगठित करना और उसका क्रियान्वयन करना कि हाँ क्लास में कब हमें कौन सी चीज कहाँ पे यूज करनी है, ये चीजें भी एक शिक्षक को आनी चाहिए, ये संगठन कहलाता है। और तीसरा अग्रसरण। अग्रसरण पहला है छात्रों में अवप्रेरणा उत्पन्न करना। छात्रों में अवप्रेरणा उत्पन्न करना उस चीज को जानने के लिए जो हमारा टॉपिक लेकर हम आए हैं बच्चों में पढ़ाने के लिए, और अधिगम के लिए अवप्रेरणा उत्पन्न करना। दूसरा है ज्ञानात्मक, भावात्मक एवं क्रियात्मक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए उपयुक्त शिक्षण विधि। ज्ञानात्मक उसको ज्ञात करना, भावात्मक एवं क्रियात्मक उसको क्रियात्मक रूप से उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए उपयुक्त शिक्षण विधि का प्रयोग करना अग्रसरण कहलाता है। चौथा है नियंत्रण। पहला नियंत्रण क्या है? अधिगम का मापन अर्थात विद्यार्थियों द्वारा की गई शैक्षिक प्रगति का मापन। अधिगम हमने अधिगम करा दिया, अब टीचर को कैसे पता चले कि हमने जो पढ़ाया है वो बच्चों को कितना प्राप्त हुआ है, या हम आगे टॉपिक आगे पढ़ाएं तो कैसे पढ़ाएं, इनका पहले पता तो चले कि हमने इतना पढ़ाया, तो उनको कैसे पता है वो समझ भी रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं, या कहाँ पे वो नहीं समझ पा रहे तो हमको उसको दूर करना है, उनको समझाना है, उनका अधिगम कहाँ पे बाधित हुआ है, तो ये चीजें हमें पता करनी है। तो उसका पता करने का उसको क्वेश्चन पूछना है, मापन करना है, टीचर का अपना तरीका होता है मापन करने का, कैसे भी उसके बाद मापन करना, ये जो है एक कार्य होता है। उसकी कितनी प्रगति हुई है, शैक्षिक प्रगति कितनी हुई, ये मापन करना एक कार्य नियंत्रण में आता है। दूसरा है विद्यार्थियों द्वारा की गई शैक्षिक प्रगति का मूल्यांकन करना। वही जो हमने अभी बताया है कि आखिर उन्होंने कितनी प्रगति की है उसको मूल्यांकन, तो उसके लिए क्वेश्चन करते हैं बच्चों से, हमने पढ़ाया उसके बाद क्वेश्चन करते हैं कि पूछते हैं कि इनको पता चला कि नहीं पता चला, कितना किए हैं कितना नहीं किए हैं, वो तुरंत आंसर बता पाते कि नहीं, या उस दिन तो बता दिए दूसरे दिन वो भूल तो नहीं जा रहे हैं, दूसरे दिन भी वो उसको याद रख पा रहे हैं कि नहीं याद रख पा रहे, ये चीज मूल्यांकन करना इसमें आता है नियंत्रण में। तीसरा है अधिगम उद्देश्यों की प्राप्ति का निर्धारण करना। उसकी प्राप्ति जो हमने हमारा अधिगम उद्देश्य है उसको कैसे प्राप्त करना है, कहाँ से कैसे कितना प्राप्त करना है, इसका निर्धारण भी इसी में आता है। इसमें से क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। सफल शिक्षण का सिद्धांत।
शिक्षण तो हम सब करा लेते हैं क्लास में जाके, शिक्षण तो हम सब करते हैं, लेकिन एक सफल शिक्षण के कौन कौन से सिद्धांत हैं और ये सफल शिक्षण के कितने सिद्धांत हैं? तो एक सफल शिक्षण के 10 सिद्धांत हैं। कितने सिद्धांत हैं? 10 सिद्धांत हैं। इस तरह के क्वेश्चन भी आते हैं कि सफल शिक्षण के कितने सिद्धांत हैं, तो सफल शिक्षण के 10 सिद्धांत हैं। पहला है क्रियाशीलता का सिद्धांत, दूसरा है प्रेरणा का सिद्धांत। क्रियाशीलता का सिद्धांत कि बच्चे और टीचर दोनों जो है, शिक्षक अधिगमकर्ता और शिक्षक दोनों क्रियाशील होने चाहिए क्लास के अंदर। ऐसा नहीं है कि शिक्षक पढ़ा रहा है, बच्चे एकदम बैठ के सो रहे हैं या बच्चों में पठार उत्पन्न हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। दोनों क्रियाशील होने चाहिए। शिक्षक समझा रहा है तो बच्चे उसमें ज्यादा से ज्यादा योगदान करना चाहिए बच्चों को, वो भी उसको जो है तुरंत उसका आंसर दें, उसको बताएं, उसको समझें। ये चीज दोनों क्रियाशील, शिक्षक और छात्र दोनों क्रियाशील होने चाहिए। इसका पहला सिद्धांत है सफल शिक्षण का। दूसरा है प्रेरणा का सिद्धांत। प्रेरणा कि सफल शिक्षण में प्रेरणा का सिद्धांत है कि बच्चे प्रेरित हों, जागरूक हों उसके लिए कि हाँ हमको ये जानना है, हमको ये चीज प्रेरणा मिले कि हाँ ये चीज हमको सीखना है, सीखने की प्रेरणा मिले, अधिगम की प्रेरणा मिले। तो प्रेरणा का सिद्धांत दूसरा सिद्धांत है। नंबर 3 है रुचि का सिद्धांत। बच्चों में रुचि उत्पन्न करना, अधिगम के लिए, शैक्षिक अधिगम के लिए रुचि उत्पन्न करना, उनके उस सब्जेक्ट में, उस विषय में, उस चीज में रुचि उत्पन्न करना जो एक शिक्षक करवाना चाह रहा है, पढ़ाना चाह रहा है। और अगर वो भाई रुचि से करेगा, इच्छा से करेगा, अपने पसंद से करेगा तो उसकी बात ही अलग होती है, वो जल्दी सीख जाएगा, जल्दी अधिगम कर सकता है। तो सफल शिक्षण का प्रमुख सिद्धांत है कि बच्चों में रुचि उत्पन्न करना, रुचि का सिद्धांत है। और चौथा सिद्धांत है अनुभव। अनुभव का सिद्धांत है बच्चों को क्या अनुभव हो रहा है, सीखने का अनुभव, या हम पूछ रहे हैं उनको कितना अनुभव है, बच्चों को क्या सीख रहे हैं, कितना अनुभव है, ये चीज, ये भी चौथा सिद्धांत है। चयन का सिद्धांत 5वां सिद्धांत है। चयन का सिद्धांत, बच्चों को चयन का सिद्धांत भी इसमें होता है। और नियोजन का सिद्धांत, बच्चों को क्लास में कैसे, कब, कहाँ, कैसे हमारा पाठ वो बनता है, लेसन प्लान बनता है, लेके आते हैं तो उसमें पूरा नियोजित रहता है, कैसे, कहाँ पे क्या, कैसे हमको पढ़ाना है, कहाँ पे क्वेश्चन पूछना है, कहाँ पे बच्चे को पठार उत्पन्न होता है तो उसको निराकरण करना है, कैसे, कितनी देर पे हमें प्रश्न पूछना है, कितनी देर में बच्चे सैंपट कार्य करें, कितनी देर पे हमें टेलम दिखाना है बच्चों को। ये सारी चीजें नियोजित करके ही हम क्लासरूम में आते हैं। अगर ये सारी चीजें नियोजित करके आते हैं तो बच्चे में इंटरेस्ट रहता है, दोनों क्रियाशील रहते हैं। तो ये सिद्धांत नियोजन का सिद्धांत कहलाता है। और 7वां है निश्चित उद्देश्य का सिद्धांत। हमारा उद्देश्य निश्चित होना चाहिए कि आज हम बच्चों को ये चीज पढ़ाने जा रहे हैं और ये बात बच्चों को कहानी समझ में आ जानी चाहिए। जैसे हम लेके आए हैं राजा हरिश्चंद्र की कहानी, तो राजा हरिश्चंद्र की कहानी का उद्देश्य क्या है? बच्चों को समझ में आना चाहिए कि सत्य क्या है, सच्चाई क्या है, ईमानदारी क्या है, और हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए। तो हमारा एक निश्चित उद्देश्य है ये राजा हरिश्चंद्र के बारे में वो जान सके कि हाँ राजा हरिश्चंद्र क्या थे। ये चीज हम निश्चित उद्देश्य लेके आए हैं और वो चीज हम देखें कि हाँ क्लास में जो है बच्चे समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ। तो हमारा एक निश्चित उद्देश्य होना चाहिए शिक्षण का, वही जो हम लोग कहते हैं टॉपिक जो लेकर लिख के आते हैं वही कि हाँ इसका जो है प्रकरण ये है निश्चित राजा हरिश्चंद्र का प्रकरण लेके हम क्लास में आए हैं। तो हमारा उद्देश्य है कि बच्चों को राजा हरिश्चंद्र के बारे में सारी चीजें पता ही होनी चाहिए, उनको समझ आ जाना ही चाहिए। तो ये हमारा उद्देश्य निश्चित रहता है। ये भी सफल शिक्षण का सिद्धांत है। लोकतांत्रिक व्यवहार का सिद्धांत, क्लास में हम जब आए तो लोकतांत्रिक व्यवहार होना चाहिए। ये नहीं कि प्रभुत्वात्मक सिद्धांत का हम पालन करने लगे क्लास में। बच्चे और टीचर
दोनों को जो है एक्टिव रहना है। दोनों बच्चे प्रश्न पूछे, टीचर उनका निराकरण करे, बच्चे अपनी समस्याएं बताए, टीचर उनको समझाए, या टीचर कोई क्वेश्चन दे, समस्या दे, बच्चे उसका निराकरण करे। ऐसी क्लास होनी चाहिए। ये क्लास लोकतांत्रिक क्लास कहलाती है, लोकतांत्रिक व्यवहार होता है। ये भी सिद्धांत सफल शिक्षण में आता है। व्यक्तिगत भिन्नताओं का सिद्धांत। मानव विकास में व्यक्तिगत भिन्नताओं का सिद्धांत बहुत ही महत्वपूर्ण है। वंशानुक्रम और वातावरण दो मूल सिद्धांत हैं इसके। तो वंशानुक्रम और वातावरण के कारण बालक में बहुत सारी व्यक्तिगत भिन्नताएं होती हैं, और इन भिन्नताओं के बारे में एक टीचर को पता ही होना चाहिए, तभी वो अच्छा शिक्षण जो है क्लास में करवा सकता है। तो व्यक्तिगत भिन्नताओं का सिद्धांत का पालन करना चाहिए एक सफल शिक्षण में। आवृत्ति का सिद्धांत। आवृत्ति का सिद्धांत, जैसे छोटे बच्चे हैं तो हमें एक बार बता के उन्हें ही याद कर पाएंगे, उनको बार बार उनको आवृत्ति करवाना पड़ता है। आवृत्ति का सिद्धांत इसमें आता है। और हमारा अगला नंबर है क्रमबद्धता का सिद्धांत। तो क्रमबद्धता का सिद्धांत, हमें जो अपना जो है शिक्षण करवाना है वो क्रमबद्ध ढंग से होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम ऐसे ही आज ये पढ़ा रहे हैं, कल वो पढ़ा रहे हैं, परसों वो पढ़ा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं। हमें एक क्रमबद्ध ढंग से पढ़ाना चाहिए। आज हम छोटा आ बड़ा आ पढ़ा रहे हैं तो कल, आज हम स्वर पढ़ा रहे हैं तो कल हम व्यंजन पढ़ाएंगे, काखा गाघा पढ़ाएंगे, फिर हम जो है अंग्या तक पढ़ाएंगे, ज्ञा तक पढ़ाएंगे। हम बच्चों को इस तरह से क्रमबद्ध ढंग से पढ़ाना है। हमें ऐसे नहीं फुटकर में पढ़ा देना है कि आज चलो ये पढ़ा दिया, आज ABCD, कल काखा गाघा, ये इस तरह नहीं। एक अक्षर इसका, एक अक्षर, ऐसा नहीं। क्रमबद्ध ढंग से हमको बच्चों में शिक्षण करवाना है। ये सारे शिक्षण के सिद्धांत हैं, सफल शिक्षण के सिद्धांत। समझ में आ गया होगा। शिक्षण व पारस्परिक प्रभाव है जिसमें दूसरों की व्यवहारिक क्षमताओं का विकास केंद्रित रहता है। NL गेज ने यह कहा है। शिक्षण वह पारस्परिक प्रभाव है। पारस्परिक प्रभाव मतलब शिक्षक और बालक के बीच में जो प्रभाव पड़ता है वो है शिक्षण। वह पारस्परिक प्रभाव है जिसमें दूसरों की व्यवहारिक क्षमताओं का विकास केंद्रित रहता है। तो बालक की व्यवहारिक क्षमताएं और उनका विकास ही केंद्रित रहता है, इसका कहने का मतलब ये है। तो ये NL गेज ने कहा है। फ्रेंड्स, आपको अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकॉन पे ही भी क्लिक कर दीजिएगा, जिससे जो है आपको जब भी कोई नया वीडियो हम अपलोड करें आप तक तुरंत उसका नोटिफिकेशन आ जाए। Thank you.